नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। दिल्ली दंगों पर आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपका दिलो दिमाग हिल जाएगा। एक ऐसा अनोखा केस सामने आया है कि आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। अलग अलग दस्तावेजों में एक शख्स की 3 अलग अलग जगहों पर मौत बताई जाती है और इसके लिए 16 हिंदुओं को जेल में बंद कर दिया जाता है। क्या कोई आदमी 3 अलग अलग जगहों पर मारा जा सकता है? और तो और पुलिस 3 अलग अलग तरह की तहरीरें भी दर्ज कर सकती है। इन झूठी तहरीरों के दम पर घटनास्थल के 500 मीटर के दायरे में फोन लोकेशन होने पर क्या सभी 16 लोगों को गुनहगार ठहराया जा सकता है और उनकी गिरफ्तारी भी की जा सकती है? दरअसल फरवरी में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों के बाद कई परिवार दोहरी मार सह रहे हैं। एक तरफ तो दंगों में उनकी दुकानें, होटल और घर सब कुछ बर्बाद हो गया और अब झूठे मामलों के आधार पर पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो आरएसएस यानी संघ से ताल्लुक रखते हैं। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रही हूँ बल्कि पीड़ित परिवार के सदस्य ही कह रहे हैं। आरएसएस की आइडियोलॉजी को फॉलो करना गलत है। मतलब आरएसएस के लोग क्या दंगई होते हैं, मर्डरर होते हैं आरएसएस के लोग? दरअसल फरवरी महीने में दिल्ली में हुए हिंदू विरोधी दंगों में किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ साजिशें रची गई, कितने घिनौने तरीके से पीड़ितों को ही दंगाई बना दिया गया, इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला मैं आज आपके सामने रख रही हूँ। हिंदू विरोधी दंगे थे ये, लेकिन इसके बावजूद पीड़ित हिंदू परिवारों के खिलाफ ही झूठी एफआईआर और झूठी तहरीरें दर्ज करवाकर उन्हें ही दंगाई साबित करने की साजिशें रची गई। ऐसा ही एक मामला मोहनपुरी का है जहां पर 16 हिंदुओं के नाम जानबूझकर एक एफआईआर में घटना के 20 दिन बाद जोड़े गए और नतीजा यह है कि ये सारे लोग पिछले 3 महीने से न्यायिक हिरासत के नाम पर जेल में बंद हैं। झूठ और धोखे पर आधारित इस मामले की सारी परतें कैपिटल टीवी आज आपके सामने रखने जा रहा है, वो भी पीड़ित परिवार की एक बेटी की जुबानी, कनिका, जिसका खुद का भाई भी इस वक्त जेल में है। सर, साहिल परवेज से मेरे कुछ ही सवाल हैं। सर, उनमें से पहला सवाल ये है कि उनके पिता की मृत्यु हुई कहाँ पर है? ठीक सुना आपने। क्या वाकई एक व्यक्ति की मौत 3 जगह पर हो सकती है? यानी एक व्यक्ति 3 जगहों पर मौजूद भी हो और इन्हीं जगहों पर उसका कत्ल भी हो जाए? और तो और उसकी हत्या के आरोप में 16 लोग बिना किसी पुख्ता सबूत के 3 महीने से जेल में बंद भी कर दिए गए और ना उनकी जमानत हो पाई और ना ही उनके परिवार के लोग उनसे मिल पाए। दरअसल ये पूरा मामला बड़ा ही पेचीदा और उलझा हुआ है। हालांकि मामला दिन के उजाले की तरह पूरी तरह साफ है, लेकिन साहिल परवेज के पल पल बदलते बयानों ने इस मामले को पूरी तरह उलझा दिया। साहिल परवेज आलम का बेटा है और परवेज आलम की 25 फरवरी को गोली लगने से मौत हो गई थी। गौरतलब है कि 24 फरवरी को जाफराबाद में हिंदू विरोधी दंगे भड़क उठे थे और मोहनपुरी, जहां पर परवेज आलम की 25 फरवरी को मौत हुई थी, वो इलाका हिंदू डोमिनेटेड तो है लेकिन चारों तरफ से मुस्लिम बस्तियों से घिरा हुआ है। नूरे इलाही, सीलमपुरी, जाफराबाद, चांदबाग, करावल नगर, खजूरी खास, ये सभी मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। अब जाफराबाद पुलिस स्टेशन में 26 फरवरी को दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि जीटीबी अस्पताल में नितेश नाम का एक युवक एक व्यक्ति को छोड़ गया था। उस व्यक्ति की पहचान परवेज आलम के तौर पर हुई थी और इसके अलावा परवेज आलम की जेब में 13 जिंदा कारतूस, एक नोकिया फोन और चाबियों का एक गुच्छा भी बरामद किया गया था। साथ ही ये भी लिखा गया था कि परवेज आलम को घोड़ा चौक से बाबूराम चौक की तरफ जाने वाली सड़क से घायल अवस्था में अस्पताल में दाखिल कराया गया था। नितेश की खोज की गई तो ना तो वो शख्स मिला और ना ही उसने जो एड्रेस लिखवाया था वो भी सही निकला। एफआईआर में डॉक्टर के हवाले से लिखा गया है कि मौत का कारण गोली लगना है। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। पुलिस के रिकॉर्ड में अभी तक तो यही कहानी दर्ज थी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इसी साहिल परवेज ने अपने पिता की मौत के बाद एक टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि 25 फरवरी को उसके घर के पास अचानक अफरा तफरी मच गई थी। पिता परवेज घर की सीढ़ियों पर खड़े थे, तभी उन्हें गोली लग गई और वो वहीं पर गिर पड़े और फिर खून बहने लगा। फिर साहिल आनन फानन में उन्हें स्कूटी पर बैठाकर जीटीबी अस्पताल में दाखिल करवाने के लिए ले गया, लेकिन वहां पर पता चला कि उनकी पहुंचने से पहले ही मौत हो गई थी। तो पुलिस की एफआईआर के बाद टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में साहिल ने ये अलग कहानी सुनाई।
पुलिस में दर्ज एफआईआर से कहानी से बिल्कुल अलग कहानी खुद साहिल परवेज ने टीवी चैनल पर सुनाई थी। इसके बाद इस घटना से करीब 20 दिन बाद साहिल ने 19 मार्च 2020 को भजनपुरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ को एक आवेदन पत्र लिखा और उसमें उसने टीवी चैनल को दिए गए बयान से बिल्कुल अलग उलट कहानी सुनाई। उसने इन करीब 20 दिनों में न सिर्फ हत्या की जगह को बदल दिया था, बल्कि आरोपियों के तौर पर 16 हिंदुओं के नाम भी इसमें जोड़ दिए थे। यानी कि पहले ना तो पुलिस के पास दर्ज एफआईआर में आरोपियों के नाम थे और ना ही घटना के बाद टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में इन आरोपियों का कहीं कोई जिक्र था। अब पुलिस को लिखे इस पत्र में जो कहानी उसने लिखी उसके मुताबिक वो 25 फरवरी को शाम 7 बजे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ने जा रहा था और वो आरोपी जिन्होंने 24 फरवरी को दंगे वाले दिन उसे धमकाया था, उन्होंने डंडे, तलवार और बंदूकों से हमला कर दिया और ऐसे में उसके पिता की मौत हो गई। पहले के बयान के मुताबिक पिता की मौत घर की सीढ़ियों पर हुई थी और अब साहिल का कहना था कि पिता की मौत तो घर के सामने वाली सड़क पर नमाज के लिए जाते वक्त हुई। कि जो इनके पिता हैं वो घोंडा की सड़क पर मरे हुए हैं, जो इनके घर जो नुक्कड़ पे है कि नुक्कड़ पे इनके पिता को किसी ने गोली मारी है। ठीक है, उसमें उस वक्त साहिल अपने पिता के साथ थे, उससे कुछ मीटर की दूरी पर खड़े हुए थे। और तो और साहिल परवेज को ना लिखना आता है ना पढ़ना, लेकिन उसने इस आवेदन पत्र की प्रतियां जिस तरह से भारत के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, दिल्ली के उपराज्यपाल, मानवाधिकार आयोग, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत 8 लोगों और संस्थाओं को भेजी, उससे साफ लग रहा था कि किसी के कहने पर, किसी के बहकावे पर पिछले 20 दिन में साहिल ने पूरी तैयारी के साथ ये आवेदन पत्र तैयार किया था और साथ ही साथ इस आवेदन पत्र के हर पन्ने पर साहिल के अंगूठे का निशान भी लगा हुआ था। इस आवेदन पत्र को और पुख्ता और मजबूत बनाने के लिए उसने पुलिस पर भी उसे गालियां देने का आरोप लगाया था। यहां तक कहा था कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अफसर हमारे लोगों को मरवा रहे हैं, यानी कि मुसलमानों को मरवा रहे हैं। इस आवेदन पत्र में साहिल ने सुशील जाट और देवेश नाम के 2 व्यक्तियों पर परवेज आलम की हत्या का आरोप भी मढ़ दिया था। इसी पत्र में साहिल ने आगे लिखा कि उसने घायल पिता को स्कूटी पर बैठाकर जीटीबी अस्पताल पहुंचाया था। साथ ही उसने ये भी आरोप लगाया कि पुलिस ने भी उसे डराया, धमकाया और जानबूझकर उसका नाम और पता गलत लिख दिया था। अब सवाल ये उठता है कि अगर साहिल को पहले दिन से ये पता था कि पड़ोस के 16 लोगों ने उसके पिता की हत्या की है, तो उसने पहली एफआईआर के वक्त ही इन सब के नाम पुलिस को क्यों नहीं बताए? टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में भी ये तमाम बातें क्यों नहीं कही? 20 दिन बाद ही उसे ये सारा ख्याल आया। जो साहिल परवेज ने एफआईआर दर्ज कराई है 26 तारीख को, उस 26 तारीख की एफआईआर में जब साहिल परवेज ये जानते थे कि ये 16 लोग जिम्मेदार हैं, तो उस एफआईआर में साहिल परवेज ने इन 16 लोगों के नाम क्यों नहीं लिखवाए? उसमें नाम नहीं थे इन 16 लोगों के। सर उनके नाम नहीं थे जी। इन्होंने 19 मार्च को इस एफआईआर में ये जो भी तहरीर बनाई थी पुलिस वालों ने, उसमें इन लोगों के नाम लिखवाए हैं पूरी कॉन्स्पिरेसी के साथ, जो कि इनके घर के 500 मीटर के दायरे में रहते हैं ये लोग। यानी साहिल ने 500 मीटर के दायरे में रहने वाले 16 लोगों के नाम एक साजिश के तहत इस नई तहरीर में डलवाए थे। अब सवाल ये कि साहिल परवेज ने ये बयान किस आधार पर बदला? अभी पुलिस और साहिल की तरफ से आरोपी ठहराए गए लोग इस बारे में माथापच्ची कर ही रहे थे कि साहिल मियां ने 3 अप्रैल को जब पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया तब उसने कहानी फिर बदल दी। इस बयान में साहिल ने हत्या की जगह अब वो सड़क बताई जो उसके घर से थोड़ी दूरी पर है, जो बाबूराम चौक की तरफ जाती है। लेकिन इस बार साहिल ने अपने पिता परवेज आलम की हत्या के तरीके में खुद ही बदलाव भी कर दिया। उसने कहा कि हत्यारा तो सुशील जाट ही था और उसके साथ 16 और दंगाई भी मौजूद थे, लेकिन परवेज पर गोलियां तो भीड़ ने चलाई और ये भी कहा कि सारे फसाद की जड़ तो सुशील जाट है। अब सवाल ये उठता है कि साहिल किस कॉन्स्पिरेसी के तहत बार बार अपने बयान बदल रहा था। गौरतलब है कि पहली एफआईआर में तो ये भी लिखा था कि परवेज आलम की जेब से 13 जिंदा कारतूस, 1 नोकिया फोन और चाबियों का एक गुच्छा भी बरामद किया गया था। सवाल ये भी कि अगर परवेज आलम अपने बेटे साहिल के साथ नमाज पढ़ने जा रहा था तो हथियारों की जरूरत क्यों पड़ रही थी? मुझे ये बात आज तक समझ में नहीं आती और मेरा सभी से सिर्फ यही सवाल है कि कौन से मजहब में, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सा भी मजहब हो, कौन सी ऐसी मजहब में है कि जहाँ पर प्रेयर करने के लिए
लोग पिस्टल और बंदूक और बुलेट्स लेकर जाते हैं। कौन लेकर गया था बंदूक? जो इन साहिल परवेज के पिता है, इनकी जेब में से एफआईआर के अकॉर्डिंग, सर मैं ये अपनी तरफ से बात नहीं कह रही हूँ, ये सिर्फ जो अधिकारियों ने एफआईआर में लिखा है कि इनके पिता की जेब से 13 बुलेट्स बरामद हुई हैं और एक लाइसेंस की रिवॉल्वर जो कि उन्हें नहीं मिली। जो मृतक है उनकी जेब से? मृतक है, हाँ जी। वो लाइसेंस की रिवॉल्वर गई कहाँ? लाइसेंस की रिवॉल्वर के साथ इनकी 25 बुलेट्स आई थी, 13 बुलेट्स इनकी पापा की जेब से मिली है, तो बाकी की बुलेट्स कहाँ गई? सर तीसरी बात ये, इनके जो मस्जिद है, इनके घर के रोड की साइड से ना जाके इनके घर की अपोजिट साइड से जाके ज्यादा करीब पड़ती है, तो इनके पिता इधर की साइड से करने क्या आए थे? जो लंबी दूरी है उस रास्ते से वो जा रहे थे? लंबी दूरी है उस रास्ते से आए थे जिस दिन उनके साथ दुर्घटना हुई। हाँ जी, जहाँ पे ये बोलते हैं कि दुर्घटना हुई। पुलिस की एफआईआर में ये भी लिखा गया है कि परवेज आलम की पिस्टल गायब है, उसके साथ आई 25 गोलियों में से सिर्फ 13 ही उसकी जेब से बरामद हुई हैं, तो बाकी गोलियां कहां गईं? साथ ही साहिल के बयान में लगातार विरोधाभास क्यों है? वो कभी कहता है कि पिता को गोली घर पर लगी, कभी कहता है कि मस्जिद जाते हुए रास्ते में लगी, तो ये सारी थ्योरीज आखिर क्यों घड़ी जा रही है? साहिल परवेज ने अपने एक बयान में कह रखा है कि जब उनके पिता को गोली लगी तो वो 2nd फ्लोर पर थे और उनकी माँ ने उन्हें बोला कि साहिल बेटा तेरे पिताजी को गोली लग गई है, तो तब जब उन्होंने अपने बयान में देखा है कि उन्होंने गोली मारते हुए देखा है, तो उन्हें ये नहीं पता था कि उनके पिता को गोली लगी हुई है। ये बात उनकी माँ ने उन्हें क्यों बताई? सर तीसरी बात ये, उसके बाद बात ये उठती है कि जो एफआईआर में जो अधिकारी हैं, पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने ये बात बोली है कि इनके पिता को किसी नितेश नाम के लड़के ने जीटीबी हॉस्पिटल में एडमिट कराया है, बट साहिल परवेज कहते हैं कि उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। सर ये जो एरिया है मौजपुर, ये हिंदू डोमिनेटिंग एरिया है, बट ये जो एरिया है ये चारों तरफ से मुसलमानों से घिरा हुआ है। इसके आसपास जितने भी एरियाज हैं वो सारे मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नूरेलाई मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज, सिलमपुर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, जाफराबाद मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, चांदबाग करावल नगर मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया, खजूरी खास मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया। कहां से हिंदू लोग इन पे जाके अटैक करेंगे? क्या होगा उन लोगों का जो अंदर 16 लोग बंद हैं, उनमें से कोरोना पॉजिटिव है जो कि मेरा भाई है। जब साहिल एक के बाद एक करके अपने बयान बदल रहा है, तो उसके बयानों पर पुलिस ने भरोसा क्यों और कैसे कर लिया? पुलिस को देखिए, पुलिस ने इसके बाद 8 अप्रैल 2020 को सभी 16 आरोपियों को नोटिस भेजकर क्राइम ब्रांच में पूछताछ के लिए बुलाया। इसके बाद फिर अगले दिन भी इन्हें बुलाया और चूंकि इन्होंने कुछ अपराध नहीं किया था, तो ये पुलिस के साथ जांच में सहयोग देने की इच्छा से अपनी गाड़ियों से वहां गए थे। लेकिन इन सबके परिवार वालों का कहना है कि क्राइम ब्रांच ने रात को फोन किया कि इन सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। तब से आज तक परिवार वालों को ना तो इनसे मिलने दिया गया और ना ही ये उनसे कोई बात कर पाए हैं। और सबसे दिलचस्प तो ये है कि 24 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस इलाके के सभी लोग डर के मारे अपने अपने घरों में ही दुबके हुए थे। पुलिस ने इसी बात को आधार बनाते हुए कि इन सबके मोबाइल फोन की लोकेशन घटना स्थल के 500 मीटर के दायरे में ही दिख रही थी, बस इसी बिना पर इन 16 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। जबकि इसके अलावा पुलिस ने इन 16 लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के दूसरे सबूत की बात नहीं बताई है। तो क्या ये सारा खेल, ये सारी साजिश इसलिए रची गई कि इनमें से ज्यादातर हिंदू आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं? मेरा भाई 23 एज है उसकी, वो दंगे करने के लिए जाएगा? वो लड़का जो आज तक अपने घर से बाहर भी नहीं निकलता है, इस तरह के, जो कि इन सब चीजों से बहुत ज्यादा दूर रहता है, उसे इसने एक्यूज्ड बनाकर झूठे अपने बाप के हत्या के मर्डर में जो 16 लोगों को फंसाया हुआ है। उनकी जो दुकानें जली है, किसी जो एक अंदर है उनका पूरा का पूरा मेडिकल स्टोर जल गया जो उनकी कमाई का एक लौता सहारा था। एक एक्यूज जो इन्होंने एक्यूज बनाकर उनका एक होटल था, उन्होंने पूरे के पूरे होटल को जला दिया गया। उनके होटल की जो कुर्सियां थी उस तक की राख हो गई है। उसके बाद जो अंदर एक और है 16 लोगों में से उनके घरों के शीशे तक तोड़ दिए गए हैं गोली मार के। उनके घरों की जो बाइक्स थी वो तक जला दी गई है। उनकी जो कार्य उन्होंने जो एफआईआर करी थी अभी तक उस पर कोई रिस्पॉन्स पुलिस का क्यों नहीं आया है? मतलब आप ये कह रहे पीड़ितों को दंगाई बना दिया गया? यस, पीड़ितों को दंगाई बना दिया गया। सुना आपने, जिन 16 लोगों पर साहिल परवेज ने अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया है, वो सब दरअसल इन दंगों के पीड़ित हैं। इन सब में से ज्यादातर की वहां मुख्य सड़क पर दुकानें थी, कारोबार था, होटल था। अल्लाहू अकबर का नारा लगाने वाली भीड़ ने इन लोगों की दुकानों, होटल और घरों पर पेट्रोल बम फेंके और घरों में तोड़फोड़ की, उन्हें जला दिया। पुलिस ने इन लोगों की तरफ से दर्ज की गई एफआईआर पर तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है।
लेकिन बार बार बयान बदलने वाले साहिल परवेज के बयान पर भरोसा करके इन 16 लोगों को पिछले 3 महीने से जेल में रखा है। चश्मदीदों के मुताबिक 24 फरवरी के बाद तो अगले दिन इलाका शांत था और कोई भी घटना नहीं हुई थी। परवेज की हत्या की खबर भी इन लोगों को तभी मिली थी जब इन्हें नोटिस देकर क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। मतलब ये कि 25 फरवरी को सारे लोग अपने अपने घरों में किसी भी अनहोनी से बचने और डर के कारण बंद थे। पुलिस ने इसी बात को आधार बनाते हुए इन सबके मोबाइल फोन के लोकेशन घटनास्थल के आसपास के 500 मीटर के दायरे में बताकर इन्हें कैसे और क्यों गिरफ्तार किया। अब यहाँ पर भी एक झोल है। साहिल का एक और झूठ सबके सामने है। अपने आवेदन पत्र में देवेश नाम के जिस शख्स पर उसने पिता की हत्या का आरोप लगाया था और ये कहा था कि उसने घायल परवेज को ना सिर्फ लात मारी थी बल्कि उसकी जेब से कुछ लूटा भी था, लेकिन जब पुलिस ने उस देवेश के फोन लोकेशन ट्रेस की तो वो घटना के वक्त मोहनपुरी में मौजूद ही नहीं था। देवेश दरअसल अपनी पुत्र वधू को लाने के लिए इटावा गए हुए थे। सबूत के तौर पर उन्होंने अपनी गाड़ी द्वारा टोल के भुगतान की रसीदें पुलिस को दिखाई जो 23 फरवरी को जाने के समय की थी और 27 फरवरी को वापस आने के वक्त की थी। इसीलिए देवेश को गिरफ्तार नहीं किया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आरएसएस की विचारधारा से जुड़े होने के चलते ही इन सब को निशाना बनाया गया? और अगर ऐसा हो रहा है तो ये दंगा पीड़ितों पर सबसे बड़ा अन्याय है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।